हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी क्लास 6 के इंग्लिश बुक हनीसकल का चैप्टर 10 द बनियन ट्री के क्वेश्चन आंसर उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। सबसे पहले आपका है पार्ट ए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। फर्स्ट आपका क्या है, द ओल्ड बनियन ट्री डिड नॉट बिलोंग टू ग्रैंडफादर बट ओनली टू द बॉय। यानी कि जो पुराना बनियन का ट्री था, ठीक है, तो वो जो ग्रैंडफादर थे उनको बिलोंग नहीं करता था, लेकिन बॉय को बिलोंग करता था। तो क्यों ऐसा था? तो आंसर इसका है द ग्रैंडफादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट। यानी कि क्योंकि जो ग्रैंडफादर थे वो 65 ईयर्स के हो गए थे, तो वो उस पेड़ पे चढ़ नहीं सकते थे, इसलिए वो ट्री बॉय को बिलोंग करता था। सेकंड है आपका द स्मॉल ग्रे स्क्विरल बिकेम फ्रेंडली व्हेन। यानी कि जो छोटी स्क्विरल थी वो जो बॉय से फ्रेंडली कब हुई? तो इसका आंसर है ही फाउंड दैट द बॉय डिड नॉट आर्म हिमसेल्फ विद कैटापुल्ट और एयर गन। तो स्क्विरल तब फ्रेंडली हो गई जब उसने देखा कि जो बॉय है उसके पास ना ही गुलेल है ना ही उसके पास एयर गन है, जिससे कि उस स्क्विरल को वो हार्म पहुंचा सकता है। थर्ड है आपका व्हेन द बॉय स्टार्टेड टू ब्रिंग हिम पीसेस ऑफ केक एंड बिस्किट द स्क्विरल। यानी कि जब वो बॉय जो है, जब वो स्क्विरल के लिए केक और बिस्कुट के पीसेस लाने लगा, फिर स्क्विरल क्या करती है? तो द स्क्विरल क्वाइट बोल्ड एंड वॉज सून टेकिंग morsels फ्रॉम द ऑथर्स हैंड। यानी कि जो स्क्विरल है वो थोड़ा क्वाइट बोल्ड हो गई थी, थोड़ा हिम्मत दिखाती है, और थोड़े समय बाद वो जो ऑथर है यानी कि जो बॉय है उसके हाथ में खेलने लगती है। फोर्थ है आपका इन द स्प्रिंग द बनियन ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स एंड बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड कम देयर। यानी कि जो स्प्रिंग का मौसम था, तो उसमें क्या होता है कि बनियन ट्री पे जब छोटे छोटे फ्रूट्स आने लगते हैं फिग्स के, रेड फिग्स, तो वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चिड़िया आने लगती हैं और वहाँ पे रहने लगती हैं। द बनियन ट्री सर्व द बॉय एज अ लाइब्रेरी। क्योंकि आपको पता है, आपने स्टोरी पढ़ी होगी, तो जो बॉय था वो अपनी कुछ कुछ बुक्स लेकर के जाता था पेड़ के ऊपर। एक उसने अपना सेटिंग एरिया जैसा बना रखा था जहाँ पे एक कुशन वो अपने लिविंग रूम से लेके जाता था और वहाँ पे बैठ करके अपनी किताबें पढ़ता था। सिक्स्थ है आपका द यंग बॉय स्पेंट हिज आफ्टरनून्स इन द ट्री। तो इसका आंसर रहेगा व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट। यानी कि जो यंग बॉय था वो अपने दोपहर का समय ट्री पे व्यतीत करता था जब बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। तो आगे चलते हैं। पार्ट बी आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट में आपका क्या दिया? इट वाज टू बी अ बैटल ऑफ चैंपियंस। यानी मंगूज और सांप जो स्नेक है उसकी लड़ाई की बात चल रही है यहाँ पे। फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, व्हाट क्वालिटीज डिड द टू चैंपियंस हैव? पिक आउट वर्ड्स एंड फ्रेज फ्रॉम द पैराग्राफ अबाउट द लाइन इन द टेक्स्ट एंड राइट देम डाउन। यानी कि जो मंगूज और कोबरा है उनकी क्वालिटीज हमें यहाँ पे लिखनी है। तो सबसे पहले मंगूज की क्वालिटी हो जाएगी, वो एक सुपर फाइटर था, वो क्लेवर था, चालाक था और एग्रेसिव भी था। और कोबरा की क्या क्या आपकी क्वालिटीज थी? वो स्किलफुल था, साथ में एक्सपीरियंस था और वो स्विफ्ट था यानी तेज था। सेकंड है आपका व्हाट डिड द कोबरा एंड द मंगूज डू टू शो देयर रेडीनेस फॉर द फाइट। मतलब कि जो अपनी लड़ाई के लिए जो तैयारी होती है उसको कैसे दिखाते हैं कोबरा और मंगूज, वो पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा टू शो इट्स रेडीनेस फॉर द फाइट द कोबरा हिस्ड डिफेंस हिज फोक टंग डार्टिंग इन एंड आउट। यानी कि जो सांप होता है पहले फुफकारता है और अपनी जो जीभ है उसको बार बार अंदर बाहर करता है। इट रेज 3 of its 6 feet ऑफ द ग्राउंड। यानी कि वो उसका शरीर जो कि 6 फुट लंबा था, उसमें से वो 3 फीट अपनी हाइट से, मतलब जो 3 फीट का उसका शरीर था वो हवा में लहरा रहा था। यानी बचा हुआ शरीर जमीन पे था और बाकी 3 फीट उसका जो शरीर था वो हवा में लहरा था। एंड स्प्रेड इट्स ब्रॉड एंड स्पेक्टेकल्ड हुड। यानी उसके साथ ही साथ वो अपना फन भी फैला रहा था। द मंगूज बुश्ड हिज टेल। यानी कि जो मंगूज है वो अपनी पूंछ हिलाता है। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप। जो उसकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर जो बाल होते हैं उसके, वो खड़े हो जाते हैं, यानी कि वो रेडी हो जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2 है आपका हु वर द अदर टू स्पेक्टेटर्स? व्हाट डिड दे डू? डिड दे वॉच और डिड दे ज्वाइन द फाइट? यानी कि और दो दर्शक कौन थे और वो क्या करते हैं? क्या वो केवल देखते रहते हैं या फिर फाइट में ज्वाइन कर लेते हैं?
आंसर होगा इसका द अदर टू स्पेक्टेटर्स वर अ जंगल क्रो एंड अ माइना, यानी कि जो और दो दर्शक होते हैं उसमें से एक जंगली कौवा होता है और एक मैना होती है। दे सेटल्ड ऑन अ कैक्टस टू वॉच द आउटकम, यानी कि वो बगल में जो कैक्टस ट्री होता है उस पर बैठ के देखने लगते हैं कि क्या होने वाला है। बट दे डिड नॉट जस्ट वॉच, दे ट्राइड टू जॉइन द फाइट बाय हर्डलिंग देमसेल्फ एट द कोबरा, यानी कि वो केवल देखते नहीं रहते बल्कि जो कोबरा होता है उसके ऊपर अटैक कर देते देखते देखते। थर्ड है आपका रीड द डिस्क्रिप्शन बिलो ऑफ व्हाट द स्नेक डिड एंड व्हाट द mongoose डिड, अरेंज देयर एक्शन इन द प्रॉपर ऑर्डर, यानी कि जैसे स्टोरी में जिस ऑर्डर में दिया हुआ है जो इवेंट्स होते जा रहे हैं कि तो फिर उसको उस ऑर्डर में ही हमको यहाँ पे लिखना है। एक स्नेक कॉलम आपका दिया, एक mongoose कॉलम दिया है। तो स्नेक में सबसे पहला कौन सा पॉइंट आएगा, पॉइंट 2। तो इसमें क्या है, ट्राई टू मेस्मराइज द mongoose। ठीक है, स्नेक क्या करता है, mongoose को रिझाने की यानी कि उसको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। तो उसके अगेंस्ट में कौन सा पॉइंट आएगा mongoose के कॉलम में, रिफ्यूज टू लुक इनटू द स्नेक्स आईज, यानी कि वो जो स्नेक है उसकी आंखों में नहीं देखता है। स्नेक के कई बार कोशिश करने के बाद भी जो स्नेक मेस्मराइज कर रहा है उसके बावजूद वो स्नेक की आंखों में नहीं देखता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट 6, स्ट्रक ऑन द साइड दैट द mongoose प्रिटेंड टू अटैक। सांप उस तरफ वार करता है जिधर mongoose प्रिटेंड करता है कि वो उस साइड अटैक करने वाला है। इसका फिर अपोजिट में आपका mongoose कॉलम में आ जाएगा प्रिटेंडेड टू अटैक द कोबरा ऑन साइड, यानी कि कोबरा के जो साइड में उसने अटैक करने वाला है वो ऐसा उसने वैसे प्रिटेंड करा, मतलब ऐसा उसने दिखाया सांप को। उसके बाद फिर जो आपका पॉइंट आएगा पॉइंट 5 आ जाएगा स्नेक कॉलम में, स्ट्रक अगेन एंड मिस्ड, यानी कि सांप फिर से वार करने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो मिस कर जाता है। उसके बाद mongoose कॉलम में आ जाएगा स्प्रैंग असाइड, जम्प्ड इन एंड बिट, यानी कि दूसरे तरफ वो उछल करके सांप को काट लेता है। उसके बाद फिर स्नेक वाले कॉलम में आ जाएगा आपका पॉइंट 4 आपका है स्ट्रक द क्रो, यानी कि जो वहां पे बगल में कौवा और मैना देख रहे होते तो वो देखते देखते फिर अटैक कर देते हैं सांप पे। तो फिर उसी में सांप क्या करता है, सांप उछल करके क्रो पे अटैक कर देता है। उसके बाद फिर उसके अपोजिट में आपका पॉइंट आ जाएगा डार्टेड अवे एंड बिट द कोबरा ऑन द बैक, यानी कि वो निशाना लगाता है कोबरा के बैक पे और उसको वहां पे काट लेता है। उसके बाद स्नेक वाले कॉलम में आपका पॉइंट 3 आ जाएगा coiled itself around the mongoose, यानी कि सांप जो है mongoose को लपेट लेता है अपनी बॉडी से। उसके बाद mongoose वाले कॉलम में आ जाए ग्रैब द स्नेक बाय द स्नाउट, यानी जो उसका मुंह का हिस्सा है उसको ग्रैब कर लेता है। कौन कर लेता है, mongoose। उसके बाद फिर आपका स्नेक वाले कॉलम में फर्स्ट पॉइंट सबसे लास्ट में आता है सीज्ड टू स्ट्रगल, यानी सांप जो है अपने आप को छुड़ाने में असफल महसूस करता है, बहुत मतलब कोशिश करता है फिर भी असफल महसूस करता है। ठीक है, mongoose वाले कॉलम में आ जाएगा ड्रैग द स्नेक इनटू द बुशेस, यानी कि जब वो mongoose पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है सांप को तो उसको खींचते हुए झाड़ियों में लेते जाता है। आगे चलते हैं। Hari leaves for work at 9 every morning. He works in the local branch of the firm of which his uncle is the owner. Hari's success is really the fruit of his own labor. He is happy, but he has a small problem. The root cause of his problem is a stray dog near his office. The dog welcomes Hari with a loud bark every day. तो यहाँ पे जो ट्रीज के क्या क्या पार्ट हैं आप देख सकते हैं। सबसे पहले लीव्स यानी कि पत्ती भी होती है, लेकिन यहाँ पे किसी जगह को छोड़ने को मतलब हरी लीव्स फॉर वर्क, यानी वो काम के लिए निकलता है, निकलने के लिए लीव्स का यहाँ पे इस्तेमाल करा गया है। उसके बाद फिर ब्रांच का यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड से मैंने मार्क कर रखा है। ब्रांच आपका जो है वो आपका जो ट्री होता है उसका एक पार्ट होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्रांच का किस तरीके से यूज किया गया, शाखा का ही, इसका मतलब जो मीनिंग है वो तो शाखा ही है, लेकिन अगर किसी चीज के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं अलग अलग जगह पे तो उसके लिए फिर ये ब्रांच वर्ड यूज किया जाता है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे वर्ड आ गया है फ्रूट करके, ठीक है, फ्रूट का वहां पे भी फल मीनिंग होता है, यहाँ पे भी फल मीनिंग होता है, जैसे कि फ्रूट ऑफ हिज ओन लेबर, यानी कि उसकी मेहनत का फल यहाँ पे, यानी कि रिजल्ट।
उसके बाद फिर आपका रूट यहाँ पे आया हुआ है, रूट वर्ड जो कि ट्री में भी रूट होती है। तो द रूट कॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम इज अ स्ट्रे डॉग, यानी कि उसकी समस्या की जो जड़ है वो एक जो रोड पे कुत्ते घूमते हैं वो है। उसके बाद फिर लास्ट आपका जो वर्ड आया है जो ट्री का बार्क जैसे होता है, लेकिन यहाँ पे बार्क का मीनिंग है भौंकना। आगे चलते हैं। बी है आपका द वर्ड्स इन द बॉक्स आर ऑल वर्ड्स दैट डिस्क्राइब मूवमेंट, यूज देम टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो। सबसे पहले आपका क्या सेंटेंस है, व्हेन ही बिगेन टू ट्रस्ट मी द स्क्विरल बिगेन डेल्विंग इनटू माय पॉकेट्स फॉर द मॉर्सल्स ऑफ केक। ये जो आपका डैश है यहाँ पे डेल्विंग वर्ड आएगा। डेल्विंग मतलब क्या होता है बच्चों, घुसने को कहते हैं हम लोग डेल्विंग, ठीक है। यानी कि जो स्क्विरल है वो ऑथर की पॉकेट में घुस जाती है केक के मॉर्सल्स में, यानी मॉर्सल्स ऑफ केक यानी केक के टुकड़े खाने के लिए। सेकंड है आपका आई सॉ अ कोबरा ग्लाइडिंग आउट ऑफ ए क्लम्प ऑफ कैक्टस। यहाँ पे जो डैश है आपका आई सॉ अ कोबरा डैश आउट ऑफ ए क्लम्प ऑफ कैक्टस, तो जो ग्लाइडिंग का मीनिंग होता है ये सरकने को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका द स्नेक हिज्ड हिज फोर्क टंग डार्टिंग इन एंड आउट, यानी जो स्नेक होता है वो फुफकारते हुए अपनी जीभ क्या करता है, डार्टिंग यानी बहुत तेजी से इन एंड आउट अंदर और बाहर करता है। फोर्थ है आपका व्हेन द कोबरा ट्राइड टू बाइट इट द mongoose sprang aside, यानी दूसरी तरफ उछल के चला जाता है mongoose जब कोबरा उसको काटने की कोशिश करता है। फिफ्थ है आपका द स्नेक whipped his head back to strike। whipped मतलब होता है मारना, बैक मतलब होता है पीछे लेना, ठीक है। यानी कि जो सांप है वो अपना सर पीछे की तरफ लेता है वापस से वार करने के लिए, मारने के लिए। सिक्स्थ है आपका द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, यानी कि गोता लगाती हैं। गोता लगाती हैं किसकी तरफ, स्नेक की तरफ। सी है आपका इसके बाद फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी विच शो थिंग्स स्ट्राइकिंग वायलेंटली अगेंस्ट ईच अदर। सबसे पहला सेंटेंस देख लेते हैं, द कोबरा स्ट्रक द क्रो हिज स्नाउट थडिंग अगेंस्ट इट्स बॉडी। थडिंग मतलब होता है गड़गड़ाहट, ठीक है। यानी कि जब कोबरा जब टकराता है क्रो से बहुत जोर से, ठीक है, किसकी बॉडी से टकराता है, क्रो की। द क्रो एंड द माइना कोलाइडेड इन मिड एयर, यानी कि जो कौवा और मैना होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं कहाँ पे, बीच हवा में। द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक बट बम्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड, यानी कि जो बर्ड्स होती हैं वो डाइव तो करती हैं स्नेक की तरफ लेकिन बम्ड यानी कि एक दूसरे से टकरा जाती हैं। आगे चलते हैं। पार्ट सी, चूज वुड एंड कुड टू रिप्लेस द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जहां पे हमको वुड और कुड का यूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया ग्रैंडफादर सेज इन द ओल्ड डेज, यानी कि जो ग्रैंडफादर है वो कहते थे कि पुराने दिनों में। तो सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस आता है एलिफेंट्स वर एबल टू फ्लाई इन द स्काई, यानी कि जो हाथी थे वो स्काई में उड़ सकते थे बादलों की तरह, लाइक क्लाउड्स। दे वर ऑल्सो एबल टू चेंज देयर शेप्स, यानी कि वो अपना शेप भी चेंज कर सकते थे। दे यूज टू फ्लाई बिहाइंड क्लाउड्स एंड फ्राइटन देम, यानी कि वो पहले तो फ्लाई करते थे क्लाउड्स के पीछे, बादलों के पीछे, और फिर उनको डरा देते थे। और पीपल यूज टू लुक अप एट द स्काई इन वंडर, और जो लोग होते थे वो आश्चर्यचकित होकर के आसमान में देखते थे। फिर आंसर इसका हो जाएगा एलिफेंट कुड फ्लाई इन द स्काई, यहाँ पे सबसे पहले आपका कुड आ गया, लाइक क्लाउड्स। दे कुड चेंज देयर शेप्स, और उसके बाद they would fly behind clouds and frighten them, people would look up at the sky and wonder, यानी कि जो लास्ट सेंटेंस है यहाँ पे भी आपका would लगेगा। और आप देख ले एलिफेंट कुड, एक तो यहाँ पे आपका कुड आ गया, fly in the sky like clouds, उसके बाद they could change their shapes, they would fly behind clouds and frighten them, और people would look up at the sky and wonder। सेकेंड है आपका because there was no electricity he used to get up with the sun and we used to go to bed with the sun like the birds। तो यहाँ पे ग्रैंडफादर अपनी बात बता रहे हैं कि पुराने दिनों में क्या होता था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो फिर वो सूरज के साथ उड़ते थे और सूरज के साथ ही सो जाते थे, जैसे कि चिड़िया करती हैं। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे कोड या वुड का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे सेंटेंस देख लेते हैं, बिकॉज देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी ही वुड गेट अप with the sun and he would go to bed with the sun like the birds। तो यहाँ पे दो जगह would आया आपका। थर्ड आपका like the owl
he was able to see quite well in the dark. He was able to tell who was coming by listening to their footsteps. यानी कि उल्लू की तरह वो अंधेरे में भी देखने की उनके पास क्षमता थी और वो दूर से ही देख के मतलब फुटस्टेप्स जो पैरों की आवाज है उसको सुन करके वो बता देते थे कि कौन आगे से आ रहा है। तो यहाँ पे कैसे हम लोग कुड या वुड का यूज कर सकते हैं। तो लाइक द आउल ही कुड सी क्वाइट वेल इन द डार्क, ही कुड टेल हु वाज कमिंग बाय लिसनिंग टू देयर फुटस्टेप्स। यानी कि यहाँ पे दो जगह कुड का यूज हुआ है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आशा करता हूँ जो क्वेश्चन आंसर के एक्सप्लेनेशन है उससे जो क्वेश्चन के आंसर हैं उनको समझने में आपको हेल्प मिली होगी। साथ ही आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा क्लास 1 से क्लास 10 तक के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी के यहाँ पे सॉल्यूशन एक के बाद एक प्रोवाइड कराए जाएंगे हमारी तरफ से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चाहे तो अपने साथ के दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।